हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस में। आज की इस वीडियो आपके अपकमिंग एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी एमटीएस 2024 स्टैटिक जीके का रैपिड रिवीजन सेशन। और आज की ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 7 है। इस सीरीज का बाकी सब पार्ट्स और पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है, बिकॉज यहाँ पे डिस्कस किए गए हर एक प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और हर एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ला लीगा टाइटल इज एसोसिएटेड विथ। ला लीगा खिताब किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट या ऑप्शन डी स्प्रिंटिंग या दौड़ना। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। ये एक स्पेनिश फुटबॉल लीग है। फर्स्ट ला लीगा वॉन किसने किया था, किस फुटबॉल टीम ने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा एफसी बार्सिलोना। और ये 1929 को फर्स्ट ला लीगा खिताब जीते थे एफसी बार्सिलोना। 2023-24 जो टाइटल ला लीगा टाइटल था वो किसने जीता था? रियल मैड्रिड टीम ने। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, तो कुछ कप्स एंड ट्रॉफिक्स और उसका एसोसिएटेड स्पोर्ट्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि याच रेसिंग से जुड़ा हुआ है अमेरिकन कप, कोलंबो कप जुड़ा हुआ है फुटबॉल से, जूल्स रिमेट ट्रॉफी ये जुड़ा हुआ है वर्ल्ड फुटबॉल या सॉकर से, मर्डिका कप ये फुटबॉल एशियन कप से जुड़ा हुआ है, डेविस कप जो टेनिस मेंस का होते हैं उससे जुड़ा हुआ है, बिल्ली जीन किंग कप या फिर व्हाइटमैन कप ये जुड़ा हुआ है टेनिस वुमेन से, यूथ हैंड कप ये लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है, या विमिल्टन ट्रॉफी ये टेनिस से जुड़ा हुआ है, शॉटलिंग कप ये वर्ल्ड टेबल टेनिस मेन से जुड़ा हुआ है, और कॉर्बिलन कप वर्ल्ड टेबल टेनिस वुमेन से जुड़ा हुआ है, सुधीरमन कप या फिर योनेक्स कप ये बैडमिंटन में दिए जाते हैं, थॉमस कप बैडमिंटन मेंस में दिए जाते हैं, उबेर कप बैडमिंटन वुमेन्स में दिए जाते हैं, और लॉर्ड डर्बी कप रग्बी में, वेलकर कप गोल्फ में, और राइडर कप गोल्फ मेन में दिए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज है और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? ऑप्शन है मार्च 10 1930, ऑप्शन बी मार्च 20 1931, ऑप्शन सी मार्च 12 1930 या फिर ऑप्शन डी मार्च 5 1931। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी बोला गया था बिकॉज ये पैक्ट दिल्ली में साइन हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच में। ठीक है, इरविन उस टाइम में वाइसरॉय थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में वाइसरॉय थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मार्च 5 1951। मार्च 5 सॉरी 1931, मार्च 5 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। किस लिए हुआ था? टू एंड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, और इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी बोला गया था। सॉल्ट सत्याग्रह या फिर सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौते हुआ था भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सॉल्ट मोनोपोली और टैक्स इंक्रीमेंट था उसके खिलाफ। ठीक है, 1882 में, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने भारत के ऊपर एक सॉल्ट एक्ट लागू किया था। ठीक है, इस सॉल्ट एक्ट के दौरान बोला गया था किसी भी भारतीय समुद्र के पानी से सॉल्ट बना नहीं सकता या फिर सॉल्ट को बेच नहीं सकता। एक तरीके का मोनोपोली क्रिएट करके रख दिया था। इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट में, क्योंकि नमक हम लोग का एक अधिकार है, भारत का मूल, हर एक भारतीय का मूल अधिकार है या हर एक पर्सन का मूल अधिकार है, तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने 1930 को दांडी अभियान स्टार्ट किए थे। ठीक है, गांधी जी ने दांडी अभियान को मार्च 12 1930 को स्टार्ट किए थे। कहाँ पर? साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए थे और इसको एंड किए थे दांडी बीच में। और वहां पर उन्होंने समुद्र का पानी से सॉल्ट बना के सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। इसके अगेंस्ट में गांधी जी के साथ 60,000 भारतीय को अरेस्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके खिलाफ भारतीय ने पूरे भारत में फॉरेन क्लोथ्स थे और जितने भी शराब के दुकान थे वो सब बॉयकॉटेड किया गया था या बॉयकॉट किया गया था। पूरे भारत में स्ट्राइक्स चल रहे थे, देश के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में स्ट्राइक्स चल रहे थे। तो इसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को 1931 जनवरी 25 में रिलीज कर दिया था प्रिजन से। ठीक है, और गांधी जी ने तब गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया था। ये
गांधी जी ने आप इरविन के साथ गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया था मार्च 5 1931 को, और इसके साथ साथ सॉल्ट सत्याग्रह ग्रह को भी स्टॉप कर दिए थे। और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जगह में जो पॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे थे उसको भी कम होना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स इसको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद में रख के चलना पड़ेगा गांधी इरविन पैक्ट के हिसाब से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मार्च 5 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द भूरामदेव टेम्पल लोकेटेड? भूरामदेव मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भूरामदेव टेम्पल को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का खजुराहो। याद में रखिएगा, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भूरामदेव टेम्पल को बोला जाता है। अगर वेस्ट बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देखें तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल या दक्षिणेश्वर काली मंदिर। कर्नाटका के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देख लेते हैं, जैसे विरूपाक्ष मंदिर, गोमातेश्वरा बाहुबली टेम्पल या फिर विट्ठाला टेम्पल कर्नाटका के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है। तमिलनाडु की बात करें तो मीनाक्षी टेम्पल, वृद्धेश्वरा टेम्पल, रंगनाथ स्वामी टेम्पल, नटराज टेम्पल, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स तमिलनाडु के हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स पायलट टू परफॉर्म ए विंग शूट स्काई डाइव जंप? ठीक है, विंग शूट स्काई डाइव जंप करने वाले पहले भारतीय वायुसेना पायलट कौन बने? ऑप्शन ए शीतल महाजन राणे, ऑप्शन बी अर्चना सरदाना, ऑप्शन सी रैचल थॉमस या ऑप्शन डी तरुण चौधरी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तरुण चौधरी। अगर आपको पूछा जाता है कि पहला वुमेन कौन थे विश्व में जो कि स्काई डाइव परफॉर्म किए थे नॉर्थ पोल से एंड साउथ पोल से, ठीक है, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैव एग्जीक्यूटेड स्काई डाइव फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो वो हो जाएंगे शीतल महाजन राणे। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों के लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगर आपको पूछता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन सोल्जर स्काई डाइवर कौन है, तो इसका उत्तर सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन सोल्जर स्काई डाइवर, ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अर्चना सरदाना जी के बारे में बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट फीमेल बेस जंपर रह चुके थे। फर्स्ट फीमेल बेस जंपर ऑफ इंडिया वाज अर्चना सरदाना। अगर रैचल थॉमस के बारे में बात करें तो ये भारत के पहला महिला स्काई डाइवर जिन्होंने नॉर्थ पोल से 7000 फीट की छलांग लगाई थी, ठीक है, स्काई डाइविंग किए थे नॉर्थ पोल से 7000 फीट की, वो कौन हो जाएंगे? रैचल थॉमस, ठीक है। तो ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तरुण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज द सन ऑफ ए चीफ ऑफ ज्ञात्रिका या ज्ञात्रिका और झत्रिका क्षत्रिय क्लैन, ठीक है, ज्ञात्रिक या झत्रिका जो क्षत्रिय वंश उनके मुखिया का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी ऋषभनाथ, ऑप्शन सी वर्धमान महावीर या फिर ऑप्शन डी परशुनाथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्धमान महावीर। यहाँ पर एक चीज याद में रखिएगा, महावीर जी का नाम वर्धमान दिए थे उनके पिताजी ने, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अगर आपको पूछता है कि 24th या फिर लास्ट तीर्थंकर जैनिज्म के कौन है, वो हो जाएंगे आपका महावीर जी, ठीक है, इनको फादर ऑफ जैनिज्म भी बोला जाता है। अगर आपको पूछता है मदर ऑफ जैनिज्म कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे महावीर के माता त्रिशला जी। त्रिशला जी कौन थे? वैशाली के लिच्छवी जो वंश था उनके राजा चेतक के बहन थे त्रिशला, ठीक है। तो और ये महावीर जी के माता थे, इनको बोला जाता है मदर ऑफ जैनिज्म, त्रिशला जी को याद में रखिएगा। महावीर जी के पिता थे सिद्धार्थ, इनका जन्म हुआ था कुंदग्राम, वैशाली के पास में कुंदग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका जो फर्स्ट शिष्य कौन थे? ये थे इनका सन इन लॉ मतलब इनका जमाई, जिनका नाम था जमाली, और इनका पुत्री मतलब महावीर जी के पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। 30 साल के उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था महावीर जी ने। क्यों? क्योंकि एनलाइटमेंट का खोज कर रहे थे, ठीक है, एनलाइटमेंट का खोज करते हुए इन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर को छोड़ दिया था, और 12 साल के बाद 13वीं साल में इनको एनलाइटमेंट मिला था, ठीक है। कहाँ पर मिला था? रिजुवालिका रिवर के जो बैंक से मतलब तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इनको मिला था एनलाइटमेंट, ठीक है, और उस टाइम में उनका साल था
42 ईयर्स। इनको निर्वाणा लाभ हुआ था 72 साल में। कहाँ पर? पावापुरी में। पावापुरी कहाँ पर है? बिहार के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कुछ जैनिज्म के कुछ तीर्थंकर को एक बार देख लेते हैं। जैनिज्म के फर्स्ट जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभनाथ। इनका एम्ब्लेम या चिन्ह कौन सा था, सिंबल कौन सा था? बुल था। सेकंड जो थे आपका तीर्थंकर, उनका नाम था अजीतनाथ। ठीक है, इनका एम्ब्लेम था एलिफेंट, इनका चिन्ह था एलिफेंट। अगर 23rd तीर्थंकर के बारे में बात करें तो वो हो जाएंगे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, इनका एम्ब्लेम था स्नेक। और 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म कौन हो जाएंगे? महावीर जैन, और इनका जो सिंबल था वो था लायन। ठीक है, याद में रखिएगा। जैनिज्म का पंच महाव्रत के बारे में अगर बात करें तो ये हो जाएंगे, पहला अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, सेकेंड सत्य मतलब ट्रूथ, थर्ड अस्तिया मतलब नॉन स्टीलिंग, किसी और की चीजों को चोरी ना करना, फोर्थ अपरिग्रह या नॉन पोजेशनिंग। ठीक है तो ये चारों को एक साथ में बोला जाता है चतुर्याम। चतुर्याम। और पांचवा या फिफ्थ नंबर जो पंच महाव्रत है जैनिज्म के, तो इसको बोला जाता है ब्रह्मचर्य। इसको इंट्रोड्यूस किया था महावीर जैन ने। ठीक है, याद में रखिएगा, ये जो फिफ्थ नंबर का महाव्रत इसको इंट्रोड्यूस किया था या ऐड किया था महावीर जी ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद में रख के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज द रेसिडेंस ऑफ द मुगल एम्पेरर्स ऑफ इंडिया फॉर नियरली 200 इयर्स अंटिल 1857। 1857 में सिपाही म्यूटनी हुआ था। ठीक है जी, सिपाही म्यूटनी हुआ था। ओके, तो 1857 तक, ठीक है, लगभग 200 वर्षों के लिए किस जगह भारत के मुगल सम्राटों का निवास स्थान था? ऑप्शन ए जहांगीर महल, ऑप्शन बी रेड फोर्ट या लाल किला, ऑप्शन सी आगरा फोर्ट या आगरा का किला, या ऑप्शन डी परी महल। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेड फोर्ट। ठीक है, अगर जहांगीर महल के बारे में बात करें तो इसको बिल्ड किसने करा था? अकबर जी ने करा था। आगरा में जो रेड फोर्ट है या फिर आगरा फोर्ट होता है, फोर्ट है, उसका जो लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा हिस्सा को बोला जाता है, हिस्से को बोला जाता है जहांगीर महल। ये अब कहाँ पर है? ओरछा मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है जहांगीर महल। अगर रेड फोर्ट के बारे में बात करें तो दिल्ली में रेड फोर्ट को बिल्ड किया था शाहजहां ने। इनका डिजाइनर कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि ताजमहल का भी डिजाइनर थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, आगरा में जो फोर्ट था रेड फोर्ट, जिसको बनवाया गया था आगरा में, तो ये किसने बनवाया था इसको? इसका सही उत्तर आपको बताना है। हु बिल्ट द रेड फोर्ट एट आगरा और हु बिल्ट द आगरा फोर्ट? इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर परी महल की बात करें तो इसको मुगल सम्राट दारा सिकोय ने स्टैब्लिश किया था या फिर बिल्ड किया था, और ये श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेड फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स won the best tableau award at the 71st Republic Day Parade in January 2020? जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस पैरेड में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? ठीक है, ये 2020। अगर करंट से पूछ लेता है तो आपका 2024 में कौन सा हो जाएगा बेस्ट टैब्लो अवार्ड? 75th रिपब्लिक डे में। ये भी पूछ सकता है करंट के क्वेश्चन के हिसाब से। तो ऑप्शन ए इज असम, ऑप्शन बी इज गोवा, ऑप्शन सी इज ओडिशा, या ऑप्शन डी इज उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आसाम। ठीक है, ये है आसाम का टैब्लो। ये बेस्ट टैब्लो अवार्ड मिला हुआ है आसाम को 2020 में। ठीक है, 2024 में नहीं, 2020 में जो 71st रिपब्लिक डे था वहां पर इनको बेस्ट टैब्लो अवार्ड मिला था आसाम को। चलिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये जो पथ है, ये जो रास्ता या पथ है, जिस पथ के ऊपर ये टैब्लो चल के जाते हैं और यहाँ पर सभी दर्शकों का भीड़ होता है, तो ये पथ का नाम क्या है? ठीक है, ये पथ का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आसाम। उस टाइम का थीम क्या था टैब्लो का? लैंड ऑफ यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप एंड कल्चर। और ये अवार्ड किसने दिया था? राजनाथ सिंह जी ने। अगर 2024 के बारे में बात करें तो बेस्ट टैब्लो अवार्ड 75th रिपब्लिक डे में मिला हुआ है ओडिशा को।
2024 में ओडिशा को बेस्ट डेवलप अवार्ड मिला हुआ है 75th रिपब्लिक डे में। उनका थीम क्या था? वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत वाज द थीम ऑफ बेस्ट डेवलप ऑफ ओडिशा। ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो 2021 में बेस्ट डेवलप अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला था। 2021 में 72th रिपब्लिक डे के अंदर, और उनका थीम था अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्वार्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट? क्वार्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है शशि थरूर, ऑप्शन बी सत्यार्थ नायक, ऑप्शन सी जयंत कलिता, या ऑप्शन डी रंजन गोगोई। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रंजन गोगोई जी। ठीक है, रंजन गोगोई भारत के 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके थे। तो फिर 50th मतलब रिसेंट करेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वो हो जाएंगे DY चंद्रचूड़। CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछता है। और किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? 124 नंबर आर्टिकल और क्लॉज 2 में इसका उल्लेख किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रंजन गोगोई। अगर शशि थरूर जी के बारे में बात करें तो इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द पैराडॉक्शियल प्राइम मिनिस्टर, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। शशि थरूर जी को इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 में मिला हुआ है। अगर सत्यार्थ नायक के बारे में बात करें तो इनका एक इंपॉर्टेंट बुक है द एम्पेरर्स रिडल्स। ठीक है, और जयंत कलिता के बारे में बात करें तो इनका इंपॉर्टेंट बुक है आई एम HIV पॉजिटिव सो व्हाट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद में रख के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ इन द ईयर? किस ईयर में इसको लॉन्च किया गया था? भारत सरकार ने वर्ष किस साल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ को मंजूरी दी थी? ऑप्शन है 2018, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2019, या ऑप्शन डी 2015। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2018। 2018 23 सितंबर में इसको लॉन्च किया गया था रांची में। इसका पहला नाम क्या था? NHPS। ठीक है, ABPMJ का पहला नाम था NHPS, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। तो इस स्कीम क्यों चालू किया गया था? जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के फैमिलीज हैं उनको हर साल 5 लाख का हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। और वर्ल्ड्स का सबसे बड़ा पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ABPMJ। याद में रखिएगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इज ABPMJ। ठीक है, इंश्योरेंस कॉस्ट कितना है? सेंट्रल देगा 60% और स्टेट देगा 40%, मतलब 60:40। ठीक है, इसको भी याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स and services produced within the country during a particular year is called, इसको क्या कहा जाता है? विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय, या ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करें तो एक देश में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हर एक व्यक्ति का एवरेज इनकम को कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। एक देश में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हर एक व्यक्ति का जो एवरेज इनकम होता है उसको बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। इसका एक फॉर्मूला है क्या? एक देश में जितना टोटल इनकम है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, उसको भाग करे कंट्री का पॉपुलेशन से, तब आपको मिलेगा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय कंट्रीज पॉपुलेशन। अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या NDP के बारे में बात करें तो एक देश के सीमा रेखा के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके नेट वैल्यू को बोला जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है,
एक देश के जियोग्राफिकल बॉर्डर्स के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसका नेट वैल्यू को बोला जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका भी एक फॉर्मूला है, जैसे कि कंट्री का जीडीपी से माइनस करे डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑफ द नेशन। मतलब एक देश का जितने भी कैपिटल एसेट्स है उसमें जो मूल्य ह्रास हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करना है देश के जीडीपी से, ठीक है। कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जितने भी कैपिटल एसेट्स है देश का उसका जितना मूल्य ह्रास हुआ है उसको माइनस करना पड़ेगा। कैपिटल एसेट्स कौन सा हो जाएगा? इक्विपमेंट्स या फिर व्हीकल्स या फिर हाउसिंग या फिर मशीनरी और भी बहुत सारे आइटम्स है जिसको हम कैपिटल एसेट्स बोल सकते हैं। अगर नेशनल इनकम के बारे में बात करें तो एक फिनेंशियल ईयर के अंदर एक देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, उत्पाद किए जाते हैं, उसके टोटल वैल्यू को बोला जाता है नेशनल इनकम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following options gives the correct chronological orders of the rulers of the Mauryan Empire? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम बताता है? ऑप्शन है बृहद्रथ, देन चंद्रगुप्त, देन बिंदुसार, देन अशोक, या फिर अशोक के बाद बृहद्रथ, उनके बाद चंद्रगुप्त, उनके बाद बिंदुसार, या फिर चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, उनके बाद अशोक, या उनके बाद बृहद्रथ, या फिर बिंदुसार, उनके बाद चंद्रगुप्त, उनके बाद अशोक, या फिर उनके बाद बृहद्रथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, देन बिंदुसार, देन अशोक एंड देन बृहद्रथ। ठीक है, जैसे आपका मौर्यन एम्पायर था, ठीक है, मौर्यन एम्पायर के पहले आपका नंद डायनेस्टी था, ठीक है, और मौर्यन एम्पायर के बाद हुआ था शुंग डायनेस्टी। तो आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य जी ने नंद सम्राट या नंद डायनेस्टी का किस राजा को हराकर उन्होंने राजा बने थे। ठीक है, किस राजा को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जी ने मौर्य साम्राज्य का प्रतिष्ठा किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक चीज आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जैसे बृहद्रथ शेष राजा थे, ठीक है, बृहद्रथ आपका मौर्य साम्राज्य का शेष राजा था, तो उनका एक सेनापति था जो कि ब्राह्मण थे, तो वो सेनापति उनको मारकर शुंग डायनेस्टी का स्टैब्लिश किया था मगध के अंदर। तो आपको नाम बताना है कि वो शुंग ब्राह्मण का नाम क्या था जो बृहद्रथ को हराकर या मारकर शुंग डायनेस्टी का स्टैब्लिश किया था मगध के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। Next question, which of the following is not a fundamental right under the 44th Amendment Act 1978 of Indian Constitution? भारतीय संविधान में 44th संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन ई समानता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर ऑप्शन डी धर्म का अधिकार। तो ये जो 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था भारतीय संविधान में, इस एक्ट को 45th अमेंडमेंट बिल 1978 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट को 45th अमेंडमेंट बिल 1978 के द्वारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान में इंट्रोड्यूस या ऐड किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक पॉइंट आप याद में रखिएगा, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 को रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, इस अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 31 को रिमूव किया गया था भारतीय संविधान से, मतलब फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से इसको हटाया गया था, और ये आर्टिकल के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स से हटाकर, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स से हटाकर इसको लीगल राइट बना दिया गया अंडर 300A, अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, इसको याद में रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, और राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 में बताया गया है, और धर्म का अधिकार या राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 में बताया गया है। तो याद में रखे चलिएगा ये कुछ पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेट इज द
होगेनक्कल फॉल्स लोकेटेड, होगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर तमिल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कावेरी रिवर के ऊपर, जहां पर कावेरी रिवर कर्नाटका से तमिलनाडु में एंटर करता है, ठीक है, वहां पर आपको होगेनक्कल फॉल्स मिलेंगे। कुछ वाटरफॉल्स के बारे में इंडिया का फेमस और उनके स्टेट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कुंचिकाल फॉल्स, जो कि भारत का सबसे लंबा वाटरफॉल्स है, टॉलेस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया, ठीक है, कुंचिकल फॉल्स, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक में कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्स जैसे बरकाना फॉल्स, जोग फॉल्स, केप्पा फॉल्स, कलहाटी फॉल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है कर्नाटका के। उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्स जैसे बरेहीपानी फॉल्स, खंडाधर फॉल्स, जोरांडा फॉल्स। मेघालय के कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्स, नोखालिकाई नोखालिकाई फॉल्स, जो कि हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है, भारत के हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल कौन सा हो जाएंगे? नोखालिकाई फॉल्स, ठीक है, मतलब सबसे ऊंचा वाटरफॉल भारत के नोखालिकाई फॉल्स। या मौसमाई फॉल्स या फिर बिशॉप फॉल्स या फिर स्वीट फॉल्स। अगर कर्नाटका एंड गोवा में स्थित दूध सागर फॉल्स को सी ऑफ मिल्क कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद में रखिएगा, सी ऑफ मिल्क किसको कहा जाता है? दूध सागर फॉल्स, जो कर्नाटका एंड गोवा में स्थित है। केरला में कौन से फॉल्स हैं? मीनमट्टी फॉल्स और सूचीपाड़ा फॉल्स। तमिलनाडु में स्थित है थलेयार फॉल्स, अगाया गंगाई फॉल्स और किलियर फॉल्स, ठीक है। महाराष्ट्र में स्थित है वज्राई फॉल्स, कून फॉल्स या फिर पांडवगढ़ फॉल्स। झारखंड में स्थित है हुड्रू फॉल्स, जोहना फॉल्स, लोध फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, भारत के किस सिटी को बोला जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स? ठीक है, विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड सिटी ऑफ वाटरफॉल्स? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। या फिर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो बाहुती फॉल्स, चचाई फॉल्स, केवटी फॉल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्स आपको बार बार रिवाइज करते हुए इसको याद में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर, किस ईयर में? भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा वर्ष किस साल में पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1971 या फिर ऑप्शन डी 1965। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1965। ये एक्ट के द्वारा, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा एलआईसी को भारत के अंदर नेशनलाइज्ड घोषित कर दिया गया। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इनका चेयरमैन कौन है? करेंट सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है, याद में रखिएगा। और कुछ पॉइंट्स है आप याद में रखिएगा, ठीक है। सुरेंद्रनाथ टैगोर जी ने हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी 1818 में एस्टैब्लिश किया था, जिनका बाद में नाम चेंज होके हुआ था एलआईसी और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट कंपनी भारत के अंदर, वो फर्स्ट कंपनी कौन है जो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किए थे, ठीक है, which कंपनी प्रोवाइडेड लाइफ इंश्योरेंस कवरेज इन इंडिया फर्स्ट? तो ये हो जाएंगे ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो फाउंड किए थे बिपिन दास गुप्ता जी ने कोलकाता के अंदर 1818 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वेषा मलिक इज एन इंडियन प्लेयर, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? त्वेषा मलिक एक भारतीय किस खेल के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है वॉलीबॉल, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी चेस या शतरंज या ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोल्फ, ठीक है। त्वेषा मलिक गोल्फ से जुड़े हुए हैं। अगर आपको पूछता है कि भारत का करंट जो ग्रैंड मास्टर है, जो 85th ग्रैंड मास्टर है, चेस ग्रैंड मास्टर, इनका नाम क्या है? पी श्याम निखिल, याद में रखिएगा। 85th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे? पी श्याम निखिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खासी एंड गारो आर द लैंग्वेजेस ऑफ व्हिच स्टेट्स? खासी और गारो किस राज्य के भाषाएं हैं? ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी आसाम या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो ये हो जाएगा मेघालय। मेघालय के जो खासी एंड गारो ट्राइब्स है उनके लैंग्वेज है खासी एंड गारो, ठीक है, ये मेघालय से जुड़े हुए हैं। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बात करें मेघालय के तो हो जाएगा इंग्लिश। कैपिटल कौन सा है? शिलोंग। सीएम या चीफ मिनिस्टर कौन है? कोनराड सांगमा। गवर्नर CH विजय शंकर। अगर मणिपुर के बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज है मेतिलन और मणिपुरी, इनका कैपिटल है इम्फल। चीफ मिनिस्टर है N बीरेन सिंह। गवर्नर हो जाएंगे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगर असम के बात करें तो असम के कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज है असमीज, बोडो एंड मणिपुरी। कैपिटल हो जाएगा दिसपुर। सीएम हो जाएंगे हिमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य।
तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य 2 स्टेट्स के आपका गवर्नर है। एक है आसाम के, उनको एक्स्ट्रा जो मणिपुर का गवर्नर बना दिया गया रिसेंटली। त्रिपुरा के बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली, कॉकबोरक एंड इंग्लिश। कैपिटल कौन सा हो जाएगा? अगरतला। सीएम कौन है? मानिक साहा। और गवर्नर एन इंद्रसेना रेड्डी। तो ये इस फ्रेंड्स का सही उत्तर हो जाएगा, फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। प्रकाश वर्ष एक इकाई है। किसका इकाई है? समय का या दूरी का या फिर प्रकाश का या फिर प्रकाश की तीव्रता या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। तो फ्रेंड्स लाइट ईयर किसको बोला जाता है? लाइट फ्री स्पेस में या शून्य माध्यम में एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, फ्री स्पेस या शून्य माध्यम में एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको बोला जाता है लाइट ईयर। तो ये टाइम का नहीं होगा, ये डिस्टेंस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिए। इसको किस लिए यूज किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ लाइट ईयर? जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ज्योतिर्विज्ञान में डिस्टेंस मेजर करने के लिए, लाइट का स्पीड मापने के लिए या फिर एक स्टार का एज मापने के लिए भी यूज होता है लाइट ईयर। एक लाइट ईयर इज अबाउट 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। याद में रखिएगा, डेटा इज इंपॉर्टेंट। वन लाइट ईयर इज अबाउट 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर आपको पूछता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ इन लाइट ईयर फॉर्मेट, लाइट ईयर के इकाई में सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो वो हो जाएगा 1.58 इंटू 10⁻⁵ लाइट ईयर। तो अगर पूछता है कि मून एंड अर्थ के बीच में लाइट ईयर यूनिट के अंदर कितना डिस्टेंस है, तो हो जाएगा 4.063 इंटू 10⁻11 लाइट ईयर। अगर आपको पूछता है कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो वो कितना लाइट ईयर हो जाएगा? 1.5812 इंटू 10⁻⁵ लाइट ईयर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको बोला जाता है? मानिए सन का सेंटर है और ये मानिए अर्थ का सेंटर है, तो इन दो सेंटर को जोड़िएगा तो ये जो डिस्टेंस है उसका जो एवरेज, उसको बोला जाता है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ सेंटर एंड सन सेंटर। सन और अर्थ के सेंटर के बीच का जो एवरेज या गढ़ जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको बोला जाता है आपका वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एक डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वन लाइट ईयर इज हाउ मच एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? ये हो जाएगा 63241। 63241 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 63241। ये एग्जाम में पूछा गया है, लाइट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव ए कोटिंग ऑफ। गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरों पर किसकी कोटिंग होती है? ऑप्शन ए सीसा या लेड, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी जिंक या जस्ता, या ऑप्शन डी टीन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जिंक। ठीक है, जिस प्रोसेस के द्वारा आप लोहे के कोई भी शीट या कोई लोहे के कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक का कोटिंग लगाया जाता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो गैल्वेनाइजिंग। यहाँ पर क्या होता है, एक कंटेनर लिया जाता है, यहाँ पर 2 बार लिया जाता है, एक आयरन का एक जिंक का। आयरन के बार को बोला जाता है कैथोड और जिंक के बार को बोला जाता है एनोड। तार के माध्यम से एक बैटरी के साथ जोड़ा जाता है और पूरे सिस्टम को एक सोल्यूशन में रखा जाता है। ये सोल्यूशन एक्चुअली ZnSO4 या जिंक सल्फेट, और जिंक का एक सल्फेट सोल्यूशन होता है। जब हम करंट को यहाँ पर पास करते हैं तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होता है और ये जो जिंक होता है, जिंक का आयन एक्चुअली यहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है आयरन के ऊपर। ठीक है, और उनके बाद जो आउटपुट होता है ये एक्चुअली ऐसे दिखता है। तो जिंक का जो लेयर लगाया जाता है इसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो इसको क्यों लगाया जाता है? अगर मानिए एक लोहे का किसी भी चीज को अगर आप एटमॉस्फेयर में रख देते हो तो एटमॉस्फेयर का जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है या फिर मॉइस्चर होता है वो इसमें एक रस्टिंग पैदा कर देता है। ठीक है, रस्टिंग एक्चुअली होता है कि फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 XH2O, इसको बोला जाता है हाइड्रेटेड .XH2O, इसको बोला जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये आयरन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसको बचाने के लिए, आयरन को बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा जिंक का एक कोटिंग लगाया जाता है। अगर जिंक का कोटिंग लगाने के बाद ये जो आयरन को अगर आप ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रख देते हो तो जिंक ऑक्साइड का एक मोटा लेयर बन जाता है आयरन के ऊपर
और ये लेयर को भेद करके फिर Fe2O3 XH2O मतलब रस्टिंग क्रिएट नहीं हो सकता, ये बहुत हार्ड लेयर होता है, ठीक है। तो ये आयरन को प्रोटेक्ट करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और WIPO इज लोकेटेड। फुल फॉर्म याद में रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी मद्रिद, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी जिनेवा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा, ठीक है। इसको क्यों क्रिएट किया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों डेवलप किया गया था? तो मतलब वर्ल्ड के अंदर जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जितने भी पेटेंट्स हो गए या फिर कॉपीराइट्स हो गए या फिर ट्रेडमार्क्स हो गए, उनको प्रोमोट करने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको WIPO का इस्टेब्लिश किया गया था। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 14 जुलाई 1967 में। इनका डायरेक्टर जनरल कौन है? डैरेन टैंग। और इनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर पेरिस में देखिएगा तो यहाँ पर हेडक्वार्टर है यूनेस्को एंड OECD का। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। मद्रिद में है UNWTO का हेडक्वार्टर, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। UNFPA का यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। UNSC का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर UNDP का यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम आपके लिए यहाँ पर लाए हुए हैं, याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अप्रैल, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 7 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 5 जुलाई। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ खनवार वाज फाउंड बिटवीन बाबर एंड विच वन। खनवार का लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए राणा रत्ना सिंह, ऑप्शन बी राणा संगा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप या ऑप्शन डी मेदिनी राव। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राणा संगा। कब हुआ था? मार्च 16, 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच हिंदुस्तानी म्यूजिक घराना आर द गुंडेचा ब्रदर्स रिलेटेड। गुंडेचा बंधु किस हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंधित है? ऑप्शन ए पटियाला घराना, ऑप्शन बी आगरा घराना, ऑप्शन सी दगारी घराना या ऑप्शन डी इंदौर घराना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दगारी घराना। गुंडेचा ब्रदर्स को पद्मश्री मिला हुआ था 8 मई 2012 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट कॉज्ड बाय एयरबोर्न ट्रांसमिशन। डैश वायुजनित संचरण के कारण नहीं होता है। ऑप्शन ए ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी मिसल्स या खसरा या ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। तो फ्रेंड्स एयरबोर्न ट्रांसमिशन क्या है? मानिए एक आदमी है या एक पर्सन है जिनको कोई बीमारी है, ठीक है, और उनको सोर्स हम बोलते हैं, और इनके पास और एक जो इन्फेक्टेड नहीं है वो यहाँ पर है, उनके पास है। मानिए ये खांसते या छींकते हैं, छींकने के बाद एयर माध्यम से या वायु माध्यम से उनका जर्म्स अगर इस व्यक्ति में फैल जाता है, जर्म्स या इस व्यक्ति में अगर जर्म्स फैल जाता है और ये इन्फेक्टेड हो जाता है, तो इस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन को, जर्म्स का ट्रांसमिशन को बोला जाता है एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, होपिंग कफ, कॉमन कोल्ड जैसे वेदर चेंज के टाइम होता है, या फिर मम्स, मेसल्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, डिप्थीरिया, ये सब एग्जाम्पल्स है एयरबोर्न ट्रांसमिशन का। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इज नॉट ए एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ठीक है। ये किसके कारण होता है? HBV वायरस या फिर हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। और ट्रांसमिट मतलब फैलता है कैसे? जैसे इन्फेक्टेड ब्लड का कांटेक्ट में होने से फैलता है, सलाइवा मतलब लाला रस से फैलता है, या फिर वेजाइनल फ्लूइड से या फिर सीमेन से फैलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गैंजेस, ठीक है। गंगा नदी का सहायक नदी नहीं है, कौन सा नदी? ऑप्शन ए यमुना,
ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी कोशी या ऑप्शन डी मानस। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानस। अगर मैप में देखें तो ये है मानस रिवर और ये किसका सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र रिवर का सहायक नदी है। अगर ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें तो ये मानस के बारे में बात करती है, ब्रह्मपुत्र के लार्जेस्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सो व्हिच रिवर इज द लार्जेस्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? तो हो जाएगा मानस रिवर। अगर बाकी तीनों रिवर के बारे में बात करें तो ये है आपका यमुना रिवर, ये है आपका गोमती रिवर और ये है आपका कोसी रिवर, जो किसका सहायक नदी है? गंगा का सहायक नदी है। तो याद में रखिएगा, यमुना, गोमती एंड कोसी आर द tributary of river Ganga, और मानस इज द ट्रिब्यूटरी और लार्जेस्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। अगर यमुना के बारे में बात करें तो यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर इन इंडिया। भारत में सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर कौन हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। और इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंजेस बाय डिस्चार्ज। प्रवाह के दृष्टि से गंगा का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सा है? यमुना। ठीक है, ये कहाँ से ऑरिजिनेट से? यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, ऑरिजिनेट से, और त्रिवेणी संगम में गंगा के साथ ज्वाइन होता है यमुना रिवर। अगर गोमती के बारे में बात करें तो यूपी में पिलभिट डिस्ट्रिक्ट के पास जो गोमत ताल है वहां से ये ऑरिजिनेट होता है और उत्पत्ति होता है, और वाराणसी में ये गंगा के साथ ज्वाइन होता है या फिर मिलता है। अगर कोसी रिवर की बात करें तो इसको बिहार का सौरव बोला जाता है। चलिए आप लोग कमेंट करें कि इसको बिहार का सौरव क्यों बोला जाता है, वाई कोसी इज कॉल्ड द सौरव ऑफ बिहार। इसका मोस्ट पार्ट तिब्बत में है और ये तिब्बत में जो इसका नाम दिया जाता है अरुण रिवर, और ये बिहार में कटिहार जिले में गंगा से ज्वाइन होते हैं कोसी रिवर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न, एज पर द यूनियन बजट 2021 द टारगेट ऑफ ₹1 लाख करोड़ फिशरीज एक्सपोर्ट इज टू बी अचीव्ड बाय व्हिच ईयर? केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 1 लाख करोड़ के मत्स्य निर्यात का लक्ष्य किस साल में हासिल किया गया? ऑप्शन ए 2022-23, ऑप्शन बी 2025-26, ऑप्शन सी 2023-24 या फिर ऑप्शन डी 2024-25। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2024-2025। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।